नमस्कार बंधुओं, आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कि सबको विदित है कि 1 दिसंबर को स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है। जो स्नातक एमएलसी का चुनाव है, ये पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें जागृति पैदा हुई है। अब से पहले जब भी कभी ये चुनाव हुए हैं, किसी को पता नहीं लगता था इस चुनाव का। ये पहली बार है कि हमने इस चुनाव को जो है जन जन तक पहुँचाया है और गाँव गाँव तक पहुँचाया है। उन्हीं सभी के सहयोग से इस बार इतनी वोट जो बन करके स्नातक एमएलसी में आई है। तो मेरा सभी जो वोटर्स हैं और जो वोटर्स नहीं हैं, उन सभी से यही अपील है कि 1 दिसंबर को जो चुनाव स्नातक एमएलसी का होने जा रहा है, उसमें एक सही व्यक्ति को चुन करके विधान परिषद में भेजें। मेरा नाम डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन। छोटा सा परिचय ये है मेरा कि मैं MBBS मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया है और MS KGMC लखनऊ से किया है। उसके बाद टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से मैंने जो है कैंसर की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैंने जो है केली यूनिवर्सिटी से फेलोशिप की है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और उसके बाद तमाम छोटा सा हॉस्पिटल चलाता हूँ और हॉस्पिटल से जो समय मैं निकाल पाता हूँ, सोशल मूवमेंट चलाता हूँ, जिसमें बहुजन चौपाल मैंने एक प्रोग्राम चलाया था 2016-17 में। तो उसमें 550 गाँव में जाकर के चौपालें लगाई हैं और जन जागृति पैदा की है। इसके अलावा पर्यावरण में मैंने 1702 पेड़ लगाने का कार्य किया और तमाम गाँव में जा कर के लाइब्रेरियाँ स्थापित की है, जहाँ जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे चाहे किसी धर्म के किसी जाति के हों, वो सभी बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ लिख पाते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। बाकी आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछें। आप ये इलेक्शन में आखिर क्यों आए हैं? आपका क्या मुद्दा क्या है इसमें आने के? देखिए, भारत में अगर आप देखें तो भारत में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अगर हम दूसरे देशों से अपनी तुलना करते हैं तो फिनलैंड एक छोटा सा देश है, वो आज विश्व के अंदर जो है वहाँ शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है। लेकिन वहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, वहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसका मतलब जो सरकारें पूर्वोत्तर में जो सरकारें हैं और वर्तमान की जो सरकारें शिक्षा पे काम करना नहीं चाहती हैं। और शिक्षा का जो मुद्दा है, आम जो जितने भी विधायक सांसद बन के जाते हैं, शिक्षा के मुद्दे पे कभी कोई विधानसभाओं में संसद में बोलते नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना है इस तरफ शिक्षा का स्तर के शिक्षा के लिए कार्य किया जाए और विधान परिषद में पहुंच करके शिक्षा के लिए आवाज उठाई जाए। आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, प्रमुख मुद्दे ये है कि बीजेपी सरकार जब आई थी, उसने जो पेंशन जो है ख़त्म की थी। तो प्रमुखता से हमारा एक तो मुद्दा ये है कि वो पेंशन बहाल हो। दूसरा, भारत में लगातार जो है स्नातक बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। ये वर्तमान की सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती है तो हमारी लड़ाई एक ये रहेगी कि जितने स्नातक बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दें। जैसे आप दूसरे देशों में अगर देखेंगे तो US में एक प्रावधान है कि अगर कोई इसका रोजगार चला जाता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और बेरोजगारी भत्ता पाता है। ऐसे हम चाहते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसा हो कि जो बेरोजगार हैं उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ता सरकार दे, अगर वो नौकरी नहीं दे सकती है तो इसकी आवाज़ अगर हमें सड़क से लेकर सदन तक उठानी पड़ी तो वो आवाज़ हम उठाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षा मित्र हैं, जिनका मानदेय सरकार जो है फिक्स नहीं करती है और कम कर दिया है, पहले से मानदेय उसका कम कर दिया है, हम शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठाना चाहते हैं कि उनका एक सम्मानित मानदेय शिक्षा मित्रों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की सरकार किसी को कुछ देना नहीं चाहती है। तो हमारे ये मुद्दे हैं। दूसरा, जैसे कोविड के दौरान बहुत से स्कूल जो है उसमें बच्चे पढ़ाए भी नहीं गए हैं, और जब बच्चे पढ़े नहीं हैं तो हम चाहते हैं कोविड के दौरान जो फीस है उनकी फीस माफ़ हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट भी ये कह चुका है कि देश के अंदर समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के संबंध में किसी भी सरकार का, ना तो कांग्रेस की सरकार का ना बीजेपी सरकार का ऐसा रोड मैप है कि इस देश के अंदर समान शिक्षा स्थापित हो। तो हमारा एक मुद्दा ये भी है कि देश के अंदर समान शिक्षा होनी चाहिए। जैसे आप देखें कि जैसे CBSE एक बोर्ड है, अगर CBSE एक बोर्ड है तो उसकी पूरे देश के अंदर एक जो है वर्दी होनी चाहिए, एक ड्रेस होनी चाहिए, उसका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। आप देखें CBSE के जितने भी स्कूल्स हैं उस बोर्ड के, अब सब लोगों ने अपने अलग अलग जो है ड्रेस कोड बना दिए हैं, अपनी अलग अलग बुक्स बना दी हैं। अगर एक बोर्ड एक है तो उसमें एक ड्रेस कोड भी एक ही होना चाहिए और एक उसकी बुक्स भी एक ही होनी चाहिए। हमें उस पर भी कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम धनाढ़ लोगों ने इस देश के अंदर स्कूल बना लिए हैं, CBSE का अपना बोर्ड ले लिया है, लेकिन अपने स्तर से वो अपने ड्रेस कोड स्थापित करते हैं। उसके साथ साथ ही जो अपने हिसाब से जो किताबें होती हैं उन किताबों को वो उसमें रखते हैं। तो हमारी एक ये भी लड़ाई रहेगी कि अगर देश में एक देश है, एक बोर्ड है, तो फिर उसका एक ड्रेस कोड क्यों नहीं है।
उसकी एक किताब पूरे भारत के अंदर क्यों नहीं? एक लड़ाई ये भी रहेगी, अलग अलग किताबें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। तो हम CBSE के इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि अगर बोर्ड एक है तो ड्रेस कोड एक होनी चाहिए, उन सबकी किताबें एक होनी चाहिए, ताकि जो किताबों का घालमेल है इस देश के अंदर, जो शोषण हो रहा है किताबों के चक्कर में, ड्रेस के चक्कर में जो शोषण हो रहा है, वो शोषण से लोगों को बचाया जा सके। अब मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, अभी उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उस आप इलेक्शन में आ रहे हैं और उस सिस्टम जो योगी सरकार है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब ये गलती जनता से हो गई है कि जनता ने घंटे बजाने वालों को जो सरकार उनके हाथ में दे दी है, तो वो सरकार चलाना नहीं जानते, वो घंटा बजाना जानते। बेसिक कंसेप्ट उनका ये है। अगर सरकार किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर सरकार चलानी होगी तो सरकार उसका जो है, जो जनता के जो मुद्दे हैं उनसे उसका सरोकार होगा। लेकिन जो मठ से चल कर के बंदे आए हैं वो सरकार नहीं चला सकते। योगी सरकार आप देखिए, बलात्कार की जो घटना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि जितने भी बलात्कार होते हैं उनमें ज़्यादा संख्या जो होती है वो शोषित दलित पिछड़ों उनके साथ होती है। तो ज़्यादातर जो पीड़ित हैं वो शोषित, वंचित और दलित, पिछड़े, मुस्लिम। यहाँ पे योगी सरकार में एक वो बन गया है, कंसेप्ट बन गया है कि हमें इनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और जितना अत्याचार होता है वो इन सब के साथ होता है। अगर आप देखें, आंकड़ों वाइज भी देखें तो योगी सरकार फेल है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, आपकी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो किस तरीके से हैं, और जो मतदाता हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँच रहे हैं और अपना संदेश वहाँ तक दे पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की तैयारी की बात है कि तैयारियां बताई नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आज बीजेपी सरकार में इतनी खलबली है कि अब वो ग्राम प्रधानों को, विधायकों को कह दिया है कि आप अपनी विधानसभा में ग्राम प्रधानों को बुलाइए, और ग्राम प्रधानों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप वोट डलवाइए। तो बीजेपी सरकार हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं से, हमारी बूथ कमेटियों से और हमारे ज़मीन के कार्यों से डरी हुई है। अदरवाइज तो बीजेपी के विधायक ग्राम प्रधानों को बुला करके उन पर प्रेशर नहीं बनाते। आज ये सरकार धन बल सबको लगा करके जो है इस चुनाव को जो है जीतना चाहती है। लेकिन हमने भी उसके लिए ये लड़ाई जो है ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे की है। हम जनता का जो है प्यार मिल रहा है हमें, और जनता ये जान चुकी है कि 6 साल के अंदर जैसे मोदी सरकार रही है और 2017 से योगी सरकार रही है, जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार है ही नहीं। और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता खुद ये तय कर रही है कि हम बीजेपी को वोट करने वाले नहीं हैं। बीजेपी का प्रत्याशी आपने कहीं देखा नहीं होगा, तो बीजेपी का प्रत्याशी अपने महलों में बैठ करके जीतना चाहता है। जनता इस बात को समझ चुकी है। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का मन जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि तमाम विधायक इस बात पे लग गए हैं कि ग्राम प्रधानों को बुला करके गुप्त मीटिंगें कर रहे हैं और उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमें वोट करें, बीजेपी को वोट करें। हरविंदर जी, आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, मैं जनता से इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा 19 साल का यहाँ कैरियर है, और 19 साल के कैरियर में मैंने कभी भी किसी को कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे मैंने ऐसे कहा जो ये कह दे आपको कि मैंने गलत तरीके से उसे पैसे ले लिया है। दूसरी बात, 12 साल का मेरा सोशल मूवमेंट है। मैं कभी कोई चुनाव की मैंने बारे में सोचा नहीं था, लेकिन 12 साल से अगर आप मेरे सोशल मूवमेंट को भी देखेंगे तो मैंने लोगों को देने का कार्य किया है, कभी लेने का कार्य नहीं किया है। रही बात यह है कि मैं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आया हूँ। जैसे बीजेपी सरकार ने पेंशन को जो ख़त्म किया है, ये प्रमुख मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है जो लड़ाई हमारी होगी वो पेंशन जो है बहाल की जाए। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो हमें वोट करें। जैसे जो पेंशन है वो उसका बहाल हो, बेरोजगार स्नातक जो हमने कहा है उसको, स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता मिले। दूसरी बात है जो शिक्षा मित्र हैं, उनका मानदेय जो है वो उनको सम्मानित मानदेय उन्हें दिया जाना चाहिए। वैसे इसमें कुल मिला के जो है इसमें 22 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको लेकर के हम जनता में गए हैं, और जनता जो है इसको देखे और देख करके चुने कि एक व्यक्ति ऐसा जो आपकी लड़ाई को इस सड़क से लेकर के सदन तक लड़ना चाहता है। तो हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई एक सही नीति और नीयत से लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनता हमें वोट करें। एक सवाल है, जिस तरह से सब बोलते हैं कि जनता विरोध में है सरकार की, तो ये सरकार जीत कैसे रही है, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि कहीं कहीं जैसे आपने देखा भी होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुकी है, अपने 2013 अक्टूबर का उसका अपना फैसला भी है, उसमें भी वो कह चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। अगर आप 2013 का अक्टूबर का अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला देखेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है इस बात को। लेकिन
कहीं ना कहीं ये जो जीतती है ये विरोध है। अगर आप देखें कि इस सरकार का विरोध नहीं है, विरोध है, हर जगह विरोध है। मैं 9 जिलों में घूम रहा हूँ और 9 के 9 जो जिले हैं उसमें कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा धर्म का व्यक्ति नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी घूमते हैं, मेरे से ज़्यादा सर्वे आप करते हैं, आपको भी जमीन पर लगा हुआ विरोध है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी जो है धन बल के बाहुबल के आधार पे जो है इसको जो है और ईवीएम के आधार पे भी जो है इसको वोट अपना जो है चुनाव रणनीति को तो इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, जब तक जनता अपना ईवीएम का मुद्दा, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो ईवीएम के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन जब तक वो इस मुद्दे को, ईवीएम के मुद्दे को जन आंदोलित नहीं करेंगे, जब तक जनता के बीच में ऐसा आंदोलन, इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन नहीं बनाएंगे, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुद्दा जो है सफल होने वाला है। क्या इस मुद्दे को एमएलसी के चुनाव में आप उठाएंगे? देखिए, बेसिकली स्नातक एमएलसी का जो मुद्दा है वो बेसिकली शिक्षा से संबंधित ज़्यादा है, और ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल पार्टियों का ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी एक राय नहीं है, विपक्ष की एक राय नहीं है कि हम ईवीएम के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएं, जिसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो कांग्रेस की है। मेरे हिसाब से जो कांग्रेस चाहती नहीं कि ईवीएम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। अगर कांग्रेस चाहती तो बाकी विपक्ष के दलों को सबको साथ लेकर के जो है ईवीएम के मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर कभी भी कांग्रेस ने ईवीएम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया नहीं है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं वही दबी जबान में कभी कभी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम की गड़बड़ी है, लेकिन ईवीएम पे आज तक भी कोई भी आंदोलन भारत के अंदर खड़ा नहीं हुआ है। अगर भारत के अंदर ईवीएम का मुद्दा जन आंदोलित हो जाता है तो जब कहीं जाकर के आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगी। क्या एक सवाल मेरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरम पर है, यहाँ पर सरकारी स्कूल बहुत ही बदहाल है, उसके लिए आप क्या अपना मुद्दा उठा रहे हैं? क्या इस इलेक्शन में उसके लिए कुछ करेंगे? देखिए, भारत में खाली उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा चरम पर नहीं, पूरे भारत में ही शिक्षा का स्तर चरम पर है। आप क्या जानते हैं कि 1400 स्कूल अगर महाराष्ट्र में बंद कर दिए जाते हैं और 1300 स्कूल जो सरकारी स्कूल से मध्य प्रदेश में बंद कर दिए जाते हैं, तमाम बीजेपी सरकारें वहाँ जहाँ स्कूल बंद हुए हैं, बीजेपी के अलावा दूसरी सरकारों ने स्कूल बंद नहीं किए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे विद्यालय है जहाँ एक एक टीचर पूरे विद्यालय को चला रहा है। तो बात इस उत्तर प्रदेश की नहीं है, शिक्षा का स्तर पूरे भारत के अंदर गिरा हुआ। अगर आप आंकड़े उठाएंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। वो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ें, इस देश का बच्चा पढ़े। बीजेपी सरकार शासित राज्य चाहते ही नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री चाहते नहीं है। अगर चाहते तो कोई रोड मैप इस शिक्षा के लिए होता। आप अगर सर्वे करेंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार रही है वहाँ ना तो शिक्षकों के साथ अच्छा सलूक है और ना विद्यार्थियों के साथ अच्छा सलूक है। छत भी नहीं है, पानी टपकता है जहाँ बच्चे जो है बैठ के पढ़ते हैं। तो हमारी मेन आवाज़ ही यही है। इसलिए जनता से कहता हूँ कि एक कोई व्यक्ति आपकी आवाज़ को लेकर के उठा है तो इसकी जनता हमारा साथ दे, ताकि हम इन आवाज़ों को तब सही विधान परिषद में रख सकें। इतने लोग आए। लास्ट में ये बताइए, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति इस जनता की आवाज़ को लेकर के ज़मीन पर उतरा है तो मैं सभी वोटर से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो 1 दिसंबर को अपने घरों से निकले और इसे जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है उसी चुनाव की तरह इस चुनाव को भी लड़े और अपने घर से स्वतः निकले। 1 दिसंबर को 8 बजे से चुनाव शुरू हो जाता है और मेरी सभी से यही अपील है कि वो 8 बजे अपने घर से निकल करके वोट करे। मेरा बैलेट पेपर में 29वां नंबर है, जहां लिखा होगा डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन, उसके आगे 1 लिख करके 1 का डंडा खींच करके मुझे वोट दे करके जो है विजयी करे और विधान परिषद में भेजने का कार्य करे। ये मेरी सभी से अपील है। शुक्रिया। Yeah.